नमस्कार मित्रों, मैं अपनी नए काव्य संग्रह अभी आया है किसे सुनाऊं, उस काव्य संग्रह में से कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं। आज का सत्र हमेशा हमारा कविताओं का सत्र रहेगा। दो चार कविताएं आपके साथ बांटते हुए मुझे खुशी हो रही है। पहली कविता है ताजमहल। ताजमहल हम दोनों ने बनाया अपनी चाहत में, तुम राजा थे कीमती पत्थरों से उसे सजाया, मैं ठहरा दीन शब्दों से ही सजाया, तुम्हारे ताज को देखकर वाह ताज मुंह से फूटता है, मेरे ताज को पढ़कर आंख से आंसू टूटता है। तुम्हारा ताज आगरे की तकदीर है, मेरा ताज मन का मंदिर है। दूसरी कविता है कवि होना। मेरे दोस्त, कवि हो यह बड़ी बात है। रात को तो सही, तुम्हारे लिए तो दिन में भी रात है। एक बात पूछूं, अज्ञेय या मुक्तिबोध क्यों बनना चाहते हो? सो वाजपेयी बन जाओ, किसी नामवर के खिलाफ मोर्चा खोलकर साहित्य में तन जाओ। क्या धरा है व्यंजना की शक्ति में, जब सीधे सीधे ही बात हो सकती है। अपने चूल्हे पर ही रोटी पक सकती है, सच तो ये है मेरे दोस्त, कविता तिकड़म से चलती है। अगर तीर निशाने पर लग जाए तो खूब फलती फूलती है। पर तुम तो ठहरे साधु, तुलसी सूर कबीर की परंपरा वाले। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुमने किसी ईश्वर को न पालो। नंद का छोरा ही कृष्ण कन्हैया लाल, बाकी बचे तो सिर्फ ग्वाले। मित्रों, एक कविता है परंपरा। हमारी परंपरा हमारी पहचान भी होती है। परंपरा कविता आपके सामने प्रस्तुत है। लिखो लिखो अपने नाम के पीछे सिंह, कहो कि हम हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी। कहो गौरव से कहो कि हम हैं राजपूत और ये है राजपूताना। कहते रहो चीख चीख कर तब तक जब तक न आए तुम्हारे बेटे के बेटे की जुबान, और वो रट न ले ये ध्वनि क ख ग की तरह। घर के ड्राइंग रूम को विदेशी गुलाब से सजाने से पहले देख लो महाभारत के साथ गीता कहीं पड़ी है। सलमान शाहरुख हैरी पॉटर के साथ राणा की मूर्ति खड़ी है या नहीं, मगर नहीं तो एक कोना दुर्गा, राणा, शिवा, अमर सिंह, राम और कृष्ण के लिए भी बचा लो। बाद में टीवी वीडियो बेफिक्र सजा लो। ये थी कविता परंपरा। सृजन कविता आपके सामने प्रस्तुत है। अरसा बीता उनकी खबर आए हुए, आंखों के ख्वाब अब पराए हुए। कोई गजल कोई गीत सुकून देता नहीं, सब के सब है जैसे गुनगुनाए हुए। बदल दो गुलदस्तों की रौनक, बहुत दिन हुए नए फूल लगाए हुए। कैसे होगा अमनो चैन कायम यहाँ, बच्चा बच्चा है हथियार लटकाए हुए। करे कौन हिफाजत उनकी दोस्तों, जिनके दुश्मन अपने साए हुए। जब से आकाश में देखी है तेज आतिशी, परवाज को परिंदे भी हैं घबराए हुए। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। कहीं गाजा पट्टी पर बम गिराए जा रहे हैं। युद्ध के इस माहौल में कोई भी शांति से कैसे रह सकता है? छोड़ दो नई फसलों की आशाएं, ये दाने हैं इल्लियों के खाए हुए। कभी तो बदलेंगे मौसम दोस्तों, कभी तो बदलेंगे मौसम दोस्तों, शुक्र है ये है खुदा के बनाए हुए। तो प्रकृति जो है वो खुदा की बनाई हुई है, और प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जो हमें बचा के रखती है। दूसरी एक और कविता भूख। भूख आदमी के भीतर एक बड़ा कछुआ है। कभी अपने भीतर ही समा जाते हैं, कभी नए नए रूपों में प्रकट होती है। भूख जब कला हो जाती है, कहीं ताजमहल बनकर निखरती है, कभी तानसेन के गले से फूटती है गीत बनकर। चित्र के रूप में गुफाओं से उभरती है,
कहीं बड़े महलों में बदल जाती है। भूख ही लोहा गलाती है, भूख ही लोहा गलाती है। पत्थर फोड़ती है, सुरंगें खोजती हुई बड़ी चली जाती है। अंधेरे ही अंधेरे में कोयलों की खदानों में आग सी जलती है और फिर भट्टियों में पकती है। भूख ही धरती का सीना चीर कर धरती पर लहलहाती है, तो कहीं कुरुक्षेत्र को सजा देती है लाल रक्त से। भूख अपाहिज की लाठी है, सीढ़ी है शिखरों की यात्रा की। भूख आंसू है, हंसी है, आग है, असल में भूख जिंदगी का राग है। इंसान को भूख प्रेरणा भी देती है आगे बढ़ने की और एक ऊर्जा भी देती है आगे बढ़ने की। मित्रों, एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है सभा। संसद भरी है, एक के लिए संसद है, दूसरे के लिए सुंदर परी है। आधे सोए हैं, आधे खोए हैं, एक बोलता है, दूसरा डोलता है, तीसरा खोलता है मुंह। कुछ चीख रहे हैं, कुछ भीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। चुप्पी, कुछ ताक रहे हैं मुंह। एक के लिए संसद घरवाली है, एक के लिए महज साली है। जनता सावन का गधा है और संसद हरियाली है। ये मेरे आंखों पर रात का साया है या सचमुच अंधेरा है। यहाँ बैठे सभी की शक्लें क्यों काली काली है। मित्रों, संसद के दृश्य देखते हैं तो कई बार निराशा होती है कि हम जिन व्यक्तियों को संसद में भेजते हैं, क्या वे व्यक्ति हमारी बात जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद में रखते भी हैं। दूसरी एक और कविता है आग की भट्टी। तुम्हारी देह आग की भट्टी, मेरी चाहत बर्फ का गोला, बह जाएंगे पानी बनकर। तुम मिट्टी हो मैं बीज, तुम प्रीत हमारी उग जाएगी पौधा बनकर। और नहीं कुछ बाकी रहता नव सृजन में, नील गगन से मधु झरेगा बूंदे बनकर। नील गगन से मधु झरेगा बूंदे बनकर। इसी क्रम में कुछ पीछे की एक दो कविताएं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। औरत होना, एक कविता का शीर्षक है औरत होना। दिल के जख्मों को अपने में छिपाकर, मन की आहों को सिकुड़ा सिमटा कर, दूसरे के खेतों में अपने को बोना ही औरत होना है। कांपते होठों से किसी के स्वीकार को, कांपते होठों से किसी के धिक्कार को सहज स्वीकार कर अपने ऊपर किसी को ढोना ही औरत होना है। आंगन के इस पार से आंगन के उस पार तक कोल्हू का बेल बन स्वयं को पीसना, जिंदगी की भट्ठी में अपने को खोना ही औरत होना है। औरों की खुशियां आंचल में बांधकर, पलकों की ओट में पीड़ा को सांध कर, हंसते हंसाते जिंदगी जीना, लुक छिप कर कोने में चुपचाप रोना ही औरत होना है। कभी माँ, कभी बीवी, कभी भाभी, कभी जीजी, कभी नानी, कभी दादी, विविध रूपों को अपने में ढालना, अपने ही बीजों को आंचल में पालना, नर की देह तले चुपचाप सोना ही औरत होना है। एक कविता जो राजनीतिक कविता है, केजरीवाल जी की राजनीति जब बयान चल रही थी तभी ये कविता मैंने लिखी थी। केजरीवाल के जूते। मैंने केजरीवाल के जूतों को ठीक से देखा, वे आगे से फटे या नहीं, उसकी सिलाई बुनाई, कपड़ा चपड़ा, रेगजिंग, कहीं कुछ तो फटा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते गुजरे थे प्रेमचंद। उनका जूता फट गया था। जो भी जाता है इस गली से, वे संकरा रास्ता अंधेरे की एक भीषण गुफा से होकर निकलता है। फिर भी दीवानों के इसी रास्ते से जाना पसंद है। यहीं से बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी, लिंकन चले थे। किसी को नहीं छोड़ा इस रास्ते ने। छलनी कर दिए उनके पांव, सदा तेज होती जाती है इन पत्थरों की धार। पानी के तेज बहाव से और जो भी गुजरता है लहूलुहान हो जाता है। मगर दोस्त,
सुना है रोशनी का खजाना इसी रास्ते के अंत पर छिपा है। शायद उसी की तलाश में ये खतरा उठाते हैं ये लोग। आज तक जो भी गया जूते फटवा कर गया, केजरीवाल के जूते फटे क्यों नहीं है? केजरीवाल के जूते फटे क्यों नहीं है? प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आप ढूंढ लेना। मित्रों, एक कविता, छोटी सी कविता मेरी स्कूल चौपासी स्कूल जोधपुर, जिससे मैं बेहद प्रेम करता रहा हूँ, उस स्कूल पर एक रचना आपको सुनाना चाहूंगा और मैं अपना काव्य पाठ पूरा करूंगा। चौपासनी शीर्षक है इसका। चौपासनी किसी स्कूल का नाम नहीं है, एक विचार है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक निरंतर विकसित होती सभ्यता है। माँ के लिए मैं आपको बता दूं कि स्कूल ने कैसे विद्यार्थी दिए। मेजर शैतान सिंह जी जिनको परमवीर चक्र मिला, कल्याण सिंह जी कालवी जो ऊर्जा मंत्री रहे, पूज्य तन सिंह जी जिन्होंने लाखों राजस्थान के नौजवानों को कर्म पथ की शिक्षा दी, ऐसे लोग ब्रिगेडियर, कर्नल और सेना में न जाने कितने सिपाही इस स्कूल ने दिए हैं। इसलिए ये स्कूल मेरे रग रग में बसी हुई है। चौपासनी किसी स्कूल का नाम नहीं है, एक विचार है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक निरंतर विकसित होती सभ्यता है। माँ के लिए बेटे की रोटी है, बेटी का सुखद ससुराल है, बूढ़े पिता की दृष्टि है, हाथ है, पांव है। चौपासनी अतीत का गौरव है और वर्तमान का वैभव। चौपासनी अतीत का गौरव और वर्तमान का वैभव। चौपासनी झूलता हुआ बरगद भी है और फूटती हुई कौपल भी। चौपासनी फूलों से सजी बगिया है, पौधे जब जब सूखते हैं मुरझाने लगते हैं, फूल सूखने लगती है, पत्ते टहनियां झुक जाती है, सूखी लकड़ियों को आग के हवाले करने आतुर होते हैं लकड़हारे के हाथ की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर उसे भट्टी में झोंक दे। क्षमा कीजिएगा, टुकड़े भट्टी में झोंक दे ताकि पक सके उनकी रोटियां। चौपासनी की बुर्ज में खड़ा काष्ठ का पुतला नहीं है, एक जिंदा आत्मा है और सदा रहेगी अमर आप चाहे तो। चौपासनी के बुर्ज में सर प्रताप सिंह जी की एक लकड़ी की मूर्ति लगी हुई है। प्रातः स्मरणीय सर प्रताप सिंह जी वो जोधपुर के प्रधानमंत्री रहे, हिम्मतनगर स्टेट के राजा थे और जोधपुर में जो विकास हुआ उस विकास में सर प्रताप सिंह जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मित्रों, एक लंबी कविता। मेरे गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था जिसको मैं बचपन से देखता था और उस अंधे व्यक्ति को याद करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी। वास्तव में उसको श्रद्धांजलि कविता ही मैं कहूँगा। गोदर उसका नाम था। उसकी खास विशेषता ये थी कि वो गांव से रोटियां इकट्ठी करके गांव के कुत्तों को और जो भिखारी दूसरे होते थे उनको वो खिला देता था। पूरे दिन गांव में घूमता था और अंत में जाके वो रोटियां उनमें बांट देता था। मैंने कई बार उस व्यक्ति को इस प्रकार रोटियां बांटते हुए देखा, तो मेरी स्मृति में वो जम गया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कविता है गोदर की मृत्यु। गोदर मर गया, रात की ठंड ने उसकी हड्डियों में जमा दिया मज्जा। वैसे तो वो कब तक का मर जाना चाहता था या मर भी गया था शायद। मठ में रहना, मठ में सोना, मठ में खाना, पर मठाधीश नहीं था वो। हाँ, मठ जिस दिन उसकी नसों में बसा उसी दिन गोदर मर गया था। ऐसा कभी कभी गोदर ही कहता रहा। गोदर आदमी की शक्ल में पूरा दैत्य था। उसकी कदमों की चोटें धरती से जल निकाल देती थी। लंबा कद, काला बदन, एक आंख में अंधेरा पर दूसरी परतों को चीरती हुई। पांव में लंगड़ापन मगर अड़ियल घोड़े सा। क्रोध में गांव के पथ गलियों से छलक जाते, क्षमा कीजिए, गालियों से छलक जाते। पत्थरों के निशानों पर औरतों के कुंभ होते और खाने बैठता तो उठने का नाम ही नहीं लेता। कैसे मर सकता है एक जिंदा दैत्य? मगर कई दिनों से खाना कुत्तों को खिला देता था। उसके पांव न फटकने वाले पिल्ले, उसके पास न फटकने वाले पिल्ले
उसकी गोद में पलने लगे थे, उसका मुंह चाटते रहते और वो गुमसुम सा तालाब के किनारे पर घाट पर पानी निहारा करता। तालाब का चांद उसे बड़ा प्यारे लगने लगा था। जब से वो बूढ़ी भिखारन पानी में डूब मरी, तब से गोदर अपने से कहीं बाहर रहता था। कई बार गुस्से में लोगों ने उसे पानी को पत्थर मारते देखा था और गालियां देते तो कई बार पानी को ऐसे सहलाता जैसे किसी बच्चे को स्नेह करता हो। एक रात तालाब में अपनी टांगें डुबाए वो मरा हुआ पाया गया। कई दिनों से पानी से उसे जैसे प्यार हो गया था, जैसे प्यार हो गया था। अस्तु मित्रों, मैं अपना काव्य पाठ यहीं पूर्ण करता हूँ। आशा है कि आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगी होगी।